अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अज़ीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। और आज जिस मेहमान शख्सियत से आपका मैं अभी तारुफ़ करवाऊँगा, उससे पहले मैं तो बहुत खुश हूँ। और ख़ुशी की वजह ये है कि हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी जो मेरे भी आइडियल और हमेशा मैं उनका ज़िक्र भी करता हूँ, आज वो अचानक पेशावर तशरीफ़ लाए और हमने कहा कि क्यों ना उनको कसौटी डिजिटल का मेहमान बनाया जाए। मेरी मुराद मुजाहिद बरेली साहब से है। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया और मैं आपका बड़ा एहसानमंद हूँ कि आपने न सिर्फ ये कि पेशावर के बड़े मुख्तसर वक्त में हमें वक्त दिया, बल्कि आपकी यादें हमेशा हम उनका ज़िक्र करते हैं। तो मैं तो जानना चाहूँगा कि कैसा आजकल ज़िंदगी के ये लम्हे कैसे चल रहे हैं? अमजद साहब, एक तो आपको देखकर इसलिए खुशी हुई कि आप पर भी उम्र की गर्द उस तरह नहीं पड़ी कि बाद लोग तो आजकल बहुत सारे नौजवान तो अभी उम्र की तीसरी पीढ़ी में नहीं होते, तीसवीं के लगता है कि पता नहीं शायद मुश्किलात ने इतना उनकी गर्दन झुका दी या बालों को सफ़ेद कर दिया। एक तो आपने जो मेरी अल्फाज इस्तेमाल करे वो भी मैं करूँगा। हम तो कलम की घिसाई करते थे और जब हमारी शादी हुई तो हमारी बीवी से मेरी वालदा ने कहा कि भाई कलम की घिसाई है, ज़रा पैसे हाथ रोक के किया करो। तो कलम की घिसाई का आपको पता, उसे जूते घिसते थे और आपने हम सब ने गुजारा। फिर ये कि बहरहाल कुछ लिखना पढ़ना जिसको कोई पहले गैर मुफीद काम समझ जाता था, जब टीवी पे आए तो उसमें वो मुफीद हो गया। और फिर नया टीवी आया था, हमें याद है कि इस्फंदियार वली ख़ां हों या प्रोफेसर गफूर अहमद हों या चौधरी शुजात हों, यानी कोई भी हो लीडर, वो स्टूडियो में चल के आते थे। तो उस वक्त फिर आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन ने जहाँ याफ्त ऐसी दी कि लोग कहते भाई कितनी तनख्वाह है, मैंने भाई जितने ख्वाब देखते थे। अब लोग कहते ख्वाब कितने के, अब सोचें जिस आदमी को 10,000 मिले उसको 30,000 मिलने लगे, 50,000 मिलने लगे। तो ये कि इधर 2 दहाई में स्क्रीन ने ज़िंदगी में भी बेहतरी लाई, तब्दीली भी लाई, लिखत पढ़त का काम आगे भी गया और अल्लाह का शुक्र है कि आपके सामने आज। लेकिन आजकल सोशल मीडिया ने तो सारा माहौल ही तब्दील करके रख दिया। मलिक साहब, मेरा एक अभी भी थोड़ा सा सोशल मीडिया, मतलब एक प्रिंट है, प्रिंट में एक ये था कि एक अथॉरिटी एक होता था कि एतबार होता था, क्योंकि वो 4 हाथों से गुजरता था। डॉन अखबार में अगर खबर आती थी ना तो वो समझ जाती कि दुरुस्त होगी, और गलत होती थी उसकी तरदीद भी अगले दिन आती थी। स्क्रीन किताब है, किताब को आप सीने पे रख के पढ़ रहे हैं, आप ट्रेन में पढ़ रहे हैं, किताब को सोते में पढ़ रहे हैं। किताब जो है उसकी हज़ारों, वो उसका नेमल बदल नहीं आया। मैं इन स्क्रीनों का नहीं कहता जो टीवी का, लेकिन जैसे किताब और अखबार जो बुनियाद होते थे, एक ऐसे कुछ लोग ऐसे आ गए आपके सोशल मीडिया में जिन्होंने ना किताब देखी हो ना अखबार पढ़ा हो, जिन्होंने ना, हमने तो फैज़ साहब को देखा, फिर हमारी सिफ्त हसन की सोबतों में रहे, यहाँ आते थे अजमल खटक साहब से मिलते थे, कलंदर मोमिन से मिलते थे, नाम लेते चले आएँ, कोयटा जाते थे, मीर गौस बदंजो से होते थे। तो इक़्तिबासी इल्म हमारा बहुत था, उनको देखना पढ़ना। अब जो मुझे सिर्फ एक शिकायत यह है सोशल मीडिया से कि इसमें आपने कोई लकीर नहीं खींची हुई है। तो क्या इसीलिए हुकूमत अब जो नया कदम उठाने जा रही है वो फिर ठीक है? नहीं, मैं मतलब एक अखबार का किसी ने वो अपने परमिट उसका मांगा, जी अखबार निकालना चाहता हूँ लाहौर में। मौलाना चिराग हसन बैठे हुए थे, मौलाना किसी अखबार में काम किया आपने? क्या कुछ चलाया आपने? कह जी मैंने 10 साल तांगा चलाया, अखबार चलाना क्या है? तो मकसद ये कि ये तो पूछा जाएगा कि एडिटर से, भाई अब आपके यहाँ आ गए घी वाले, अब आ गए आपके बेकरी वाले। मैं नहीं कहता आए, लेकिन वो मालिक बन गए हैं, वो पॉलिसी मेकर बन गए हैं। इसमें ज़रूर यह है कि सोशल मीडिया आए, जैसे मलिक साहब आए, मुझे एतबार होगा, और आप जैसे लोग आएँ। इसमें इसको मैं ये नहीं कह रहा कि पाबंदी करें, लेकिन ये क्योंकि आप घरों में देखते हैं, आपके बेडरूम में जाता है, ड्राइंग रूम में जाता है, बच्चों में जाता है। अभी आपने देखा होगा जो एक वायरल तस्वीर की गई एक साबिक गवर्नर की, इवन मैं खामोश रहा और मेरे दफ्तर की एक खातून एंकर एक दूसरे नहीं, मुजाहिद साहब के सामने हर्ज नहीं है। यानी कुछ हम तो इस हवाले से आप समझते हैं कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। यानी अभी आप देखें, अब उस पर फिर मोर ओवर ये हुआ कि अब और तजस्सुस बढ़ गया कि जब उस पार्टी की सरबराह आके कहती हैं जी अगर वीडियो बन भी गई है तो क्या है, अब जिसने नहीं भी देखा था उसने भी कहा चलो वीडियो देखो, और इंतहाई बेहुदा। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि देखें आप और हम लोग उस दौर से गुजरे हैं, हमने मार्शल लॉ का दौर देखा है। मैं जिस दिन जेल गया था उससे 2 दिन पहले कोड़े लगे थे लोगों के, हमने 10 साल सड़कों पे गए हैं।
अल्लाह का शुक्र है मैं आज आपके सामने एक एतबार के साथ बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, लेकिन हमें तो ना इनके फेस नहीं है। कम से कम ये तो पता चल रहा है कि ये कौन लोग हैं कि जो चैनल निकाल रहे हैं, जो सोशल मीडिया निकाल रहे हैं। इनके यानी चले दादा नाना का ना पूछे तो कमल वालिद का तो पूछ ले ज़रूर। मकसद इनके कोई 2-4 सर्टिफिकेट हों कि हाँ भाई निकाल रहा हूँ, मुजाहिद बरेलवी जानते हैं, मलिक साहब इनको जानते हैं। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैं इसके पाबंदी नहीं कि जो रियासतें करती हैं, मेरे इसकी पाबंदी के इसके, क्योंकि हमने जब आप खुला छोड़ देंगे जैसे बच्चों को, क्यों हम कहते हैं नज़रों के सामने रखो। चलें बरेली साहब, अब थोड़ा सा हम अगर बात करें हमारी वफाकी हुकूमत की, इमरान खान साहब, क्या ये जो फैसले हो रहे हैं, आपने तो देखें कितनी मुद्दतों से 5 दहाइयों से आप कवर कर रहे हैं और ये सब कुछ आपके सामने है। आप समझते हैं कि ये हुकूमत सही सिमत में जा रही है? देखिए, एक तो ये है कि मैं आधा सच बोलूँगा क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो ज़िया-उल-हक के दौर था उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ, वो चला गया। लेकिन अगर आप देखें हमारे कल्चर पे, हमारी शनाख्त पे, मोर ओवर मैं कह दूँ ये जो मुनाफ़िक़त आई, हमने ज़बरदस्ती चादरें उड़ा दी, तस्बीह पढ़ने लगे, और हम कहते थे कि पहले जब कुरान पढ़ा जाता तो खामोश रहो, अब जो हर जगह तकरीब शुरू हो रही है, तिलावत हो रही है, नात हो रही है, वही सियासत, वही मुनाफ़िक़त सियासत में भी आ गई। और सॉरी टू से ये जो प्रोडक्ट आपको आई तीनों पार्टियों की, ये पहले पॉलिटिकल पार्टी मलिक साहब आप जानते हैं, आपने यहाँ नैब को देखा, उनकी सेंट्रल कमेटी होती थी, उनके कन्वेंशन होते थे, उनके ये नहीं होता था कि ओवरनाइट पता चला कि वो तो जुल्फ़ी कोई आ गया, बुखारी वो हो गया। और मुझे याद है कि बलूचिस्तान में जब नेशनल आर्मी पार्टी की गवर्नमेंट थी बिरंजो साहब की, बिरंजो साहब भुट्टो साहब से कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे थे, इसी पेशावर कन्वेंशन में ऐसी तकरीबें हुई और वली ख़ान ने वहाँ लंदन में बैठ के कहा कि जनाब ये भुट्टो का गवर्नर है, नैब का नहीं है। मीर साहब ने रिज़ाइन कर दिया। तो वो पार्टियाँ होती थी, ये पार्टियाँ नहीं हैं, ये लिमिटेड कंपनियाँ हैं। मलिक साहब जिसके डायरेक्टर हैं, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट होते रहते हैं। तो अब जब ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही है, बेचारी एक पॉलिटिकल पार्टी जमात इस्लामी थी, वो अपने उसका एक अलग मौजू है। लेकिन जमात इस्लामी की खामोशी भी बड़ी पुरस्कार है। नहीं, वो देखिए मेरे ख्याल में वो प्रॉब्लम ये हुई कि वो एक अलग मौजूद निकालूंगा। लेकिन जो आपने जो पूछा कि चाहे उसमें शरीफ हों, चाहे जरदारी हों, इमरान खान उससे पॉलिटिकली गए गुजरे कप्तान है, ये पॉलिटिकल पार्टी हैत ही नहीं है इनकी। तो फिर जब आपकी पहले उन्हें पता होता था कि यार अब ये गिरफ्तार होगा तो बाहर सड़कों पे लोग आ जाएंगे, उसका रद्द-ए-अमल होता था। उन्हें पता होता था कि जब बाहर, यानी मुझे याद है, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, कि भुट्टो साहब को जब रिहाई मिली, जेल में लेटे हुए थे, तो मसूद नबी नूर और IG आए, कहने कि भुट्टो साहब चलें। भुट्टो साहब पता चल गया कि रिहाई की खबर तो आ गई, अब लाहौर स्टेशन पर लोग जमा शुरू होने गए। कहते जी आप जहाज़ में जाएंगे? कहते जी मुझे अयूब मरवा देगा, मैं जहाज़ में नहीं जाऊँगा। कहता है ऐसा करते हैं हम आपके साथ सफ़र करते हैं। तो भुट्टो कहता है तुम ज़ाया हो जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा मैं ट्रेन में जाऊँगा। अब वो बड़ा चालाक IG था, उसने ऐसा कहा कि यार ट्रेन जो है ना ज़रा आगे खड़ी कर दो लाहौर की जगह, 1000 कहा। भुट्टो साहब चले, भुट्टो साहब पहुँचे लाहौर स्टेशन में, कोई नहीं। उन्होंने कहा सर गाड़ी आगे खड़ी है। उन्हें इतना खौफ होता था लीडरशिप से कि, तो मेरा अब जो सवाल ये था कि ये जब वो वाली लीडरशिप है जो जिसके ग्रास रूट से नहीं आती, या वो पार्टियां जो ग्रास रूट से नहीं होती, तो फिर आपकी इनके मैं वही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मोहतात, कि कौन चलाते हैं। मैं एक SHO है, एक MNA के लिए काफ़ी है, मैं एक कर्नल, वो भी रिटायर्ड काफ़ी है इन बड़े बड़े लीडरों के लिए। चलिए ये आपने मुश्किल में आप घेरने जा रहे हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा सा कहते हैं ना बड़े एहतियात के साथ बात करूँगा। लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के आवाम से है, और ये एक जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग, और मैं इस कहने में कभी हर्ट नहीं समझता कि पाकिस्तान की स्टेट को स्ट्रॉन्ग करने में यहाँ की अफवाज है, इसे ये रियलिटी है, साथ में उसके पास बॉम्ब है। वरना जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे दानिश्वर हैं, जो हमारी सोसाइटी है, तो वो तो आपको पता है। लेकिन एक तो पाकिस्तान के अवाम की अनमेड मोहब्बत, और इतनी स्ट्रॉन्ग, मुझे तो श्रीनगर भी जाने का मौका मिला है, हम जब जाते हैं तो हमारे कपड़े वो चूमते हैं। आपने देखा अभी गिलानी साहब का बाकायदा पाकिस्तान के झंडे में इतना उसका इम्पैक्ट। हिंदुस्तान आज जो सबसे ज़्यादा शिकार है खौफ का, दहशत का, वो इस 6 लाख फ़ौजें लगी हैं, उन्हें नहीं रोक सका, और वो लोग हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की अफवाज, हो सकता है लोग कहेंगे मुजाहिद बरेलवी को इस उम्र में शायद ये हो गया, लेकिन मैं कहता हूँ
क्योंकि पहले मैं लाख इख्तलाफ करूं, बट एक भुट्टो ने उसको जब टूट गया था पाकिस्तान, ये और बात है कि भुट्टो साहब का कितना रोल था पाकिस्तान को तोड़ने, लेकिन उन्होंने करा एक स्ट्रॉन्ग। तो ये एक पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के अवाम से है, और बहरहाल हमें उनको नहीं कहता कि उनकी लीडरशिप की वो तो बदलती रहती है। जनरल्स या खान जैसे जनरल भी आया, बाद में अच्छे बुरे दोनों आते रहे, लेकिन ये मेरे ख्याल में हम जब तक हम हैं, आप हैं, पाकिस्तान के अवाम हैं, पाकिस्तान रहेगा। बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेली साहब, चूँकि आपने वापस भी रवाना होना है कराची, तो मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, लेकिन आपने जो बातें कही वो दर हकीकत इस मुल्क की सारी कहानी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अवाम बेहतरी की जानिब जाएंगे और आवाम को ही रिलीफ मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया।